नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे थे। उस कड़ी में हमने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत किया था। 5 वीडियोस का बना डिटेल डिस्कशन किया, टॉपिक सब को डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने हिस्ट्री को डिस्कशन किया, तो उसमें भी 4 वीडियो बन चुका। ये 5वां वीडियो हमको लगता है 5वां में इसमें कंक्लूड हो जाएगा। तो हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। टॉपिक उस क्वेश्चन के माध्यम से शॉर्ट में उस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा और जो ऑप्शन से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, उसको भी डिस्कस किया था। और मॉडल पेपर का क्या उद्देश्य है, क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया था शुरुआती वीडियो सब में। तो अगर वो सब नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए, फिर इसको देख लीजिए, है ना। तो बाकी बच्चे जो तो रेगुलर हो तो जानते ही हैं सारा, देखें। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 4 वीडियो में कर लिया था, है ना। 100 क्वेश्चन था, 4 वीडियो में लगा। तो एक कैसे ऐसे तो नहीं बताया, ABC करते तो नहीं गए, हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा कैसे क्वेश्चन बनता है ना। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और 12th काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन में। तो अभी भी 1 महीना, 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आपके पास अभी 1 महीना लगभग समय है, पर्याप्त समय है, 1 महीना के आसपास में। तो इसमें जी जान से लग जाइए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन से पिछले वर्ष के पूछे गए 5-7 साल के सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को लिख जाइए, रट जाइए, याद कर जाइए, समझ जाइए, है ना। वो सभी आएंगे। 12th में अगर जाग गए तो फिर बाद में नहीं जागा, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर 12th में सो गए तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे, मतलब भटकेंगे। मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर को कुछ दिनों में टूटते हुए देखा, जो कभी हम लोग की ताकत हुआ करती थी, अन्य और बारी चीज़ें। तो उसका सब चीज़ का एक फैक्टर था कि 12th के बाद या 12th में उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया था। कई सारे लोगों को मैं पर्सनली इस दौर में 2-4-10 दिनों में देखा। खैर, ये सब तो बात की बात है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज क्या मॉडल पेपर का डिस्कशन, है ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो सब ऑब्जेक्टिव हम लोग ये सारा डिस्कस कर लिया था ना। ये कैसे क्या रूल रेगुलेशन है, ये भी बता दिया था कि मॉडल पेपर जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। कि बोर्ड आपको बता देती है कि भाई क्वेश्चन का नेचर ये रहेगा, हम लोग इस टॉपिक से पूछे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का लेवल ये रहेगा। तो ये गाइड करने के लिए, हिंट्स देने के लिए रहता है। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन टोटल 100 था, यानी सब हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिटेल से डिस्कस किया था उस टॉपिक को। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें तो मैं आपको हिंट्स देता जाऊँगा, समझा हल्का हल्का कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, करना क्या है आपको। मैं डिफिनेशन तो दूंगा नहीं, क्योंकि डिफिनेशन प्रत्येक पे देने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका था कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे सेक्शन ए में, जिसमें से 50 आपको आंसर देना है। सिर्फ 50 जो आपको आता है, 50 से ज़्यादा नहीं गोला करना है, आता हो फिर भी। आज हम बताएंगे सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लघु 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 15 जवाब देना है। और दीर्घ यानी कि 5 मार्क्स का क्या है, 8 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 4 यानी कि 50% जवाब देना है। तो 50 मार्क्स इधर, 50 मार्क्स इधर हिस्ट्री में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका लघु का देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको डिफिनेशन नहीं दूंगा, थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा, समझा। हालांकि मैंने क्लास में डिस्कस किया, जो जानते तो है, बाकी अन्य बच्चे भी देखेंगे ना इस पर। तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट्स के माध्यम से आप, अगर आपके पास मॉडल क्वेश्चन बैंक है उससे देख लीजिएंगे, या आप सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मेन होता है समझना, कि ताकि आपको याद रहेगा, यहाँ पे एग्जाम हॉल में आप जब लिखे तो ये बात सब आपको याद आवे, तो इसका भी कहानी बना करके आप लिख सके उस क्वेश्चन के माध्यम से। और मैंने क्लासरूम में, मतलब पहले वीडियो में भी बताया था, और ये मैं क्लास में तो खैर बताता ही हूँ कि आपको बोर्ड जो पूछती है, जितना पूछती है उतना जवाब देना है। पेज भरना नहीं है। पेज भर रहिएगा तो पेज भरने लायक नंबर मिलेगा। पेज भरने वाला विकल्प होता है वो लास्ट में। मैंने ये भी बताया था कि अच्छा, ऑब्जेक्टिव में तो बता दिया था कैसे क्या करना है। सब्जेक्टिव में ये ध्यान रखिए, आपको ये 30 क्वेश्चन है ना लघु का, इसमें से 15 ही जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला, तो 15 दूनी 30। दीर्घ का 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 जवाब देना है। तो आपको क्या देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आपको OMR पे होगा, सब्जेक्टिव आपको अलग व्यक्ति चेक करता है, OMR तो खैर कंप्यूटर चेक करता है। इसमें से जो क्वेश्चन आपको, ये देखिए पूरा इतना क्वेश्चन है, तो ये 8 ही रहा। इसमें से जो क्वेश्चन आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे दीर्घ से जानते हैं या लघु से जानते हैं,
उसको उठाइए, उसी से आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं, जो आप कॉपी चेक करता है, मैंने भी करा है और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, टीचर के संपर्क में बहुत सारे के रहा हूँ, वो आपके पहले क्वेश्चंस के आधार पे आपको जज कर लेता है क्वेश्चन आंसर की, बच्चा के लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने लिखा होगा, क्या आंसर लिखा होगा। 1-2 क्वेश्चन जो शुरुआती होता है उसी के आधार पर आपका जज हो जाता है। तो जनरली आर्ट्स में बच्चे पढ़ते नहीं है, कुछ भी कहानी जो मन में आया, किस्सा कहानी गीत गाना सब लिख देते हैं। तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा गीत लेवल का बच्चा है, तो आप ये पेज भर दिए तो ठीक है, मजबूरी में उस लोग भी 0.5 नंबर 1 मार्क्स इस तरह से करके, 5 मार्क्स है तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का तो 0.5, इस तरह से कैसे कि चलो इसको 10-12 नंबर दे दे कि पास हो जाए, है ना। तो इस उद्देश्य से देखते हैं। लेकिन अगर आप पहला दूसरा क्वेश्चन अगर ढंग से करते हैं, उसको ढंग से लिखते हैं, जो आपको अच्छा से आता है, दीर्घी आ रहा है तो उसी को पहले लिख लीजिए जो आ रहा है ढंग से, तो वो समझ आएगा नहीं बच्चा पढ़ा है और वो टॉपिक पहला क्वेश्चन को पढ़ता है ठीक से भी। फिर उसके आधार पर, उसी आधार पर आपका मार्किंग होता है। तो आपके पहले क्वेश्चंस आंसर के आधार पे आपके पूरे सब्जेक्टिव पोर्शन का क्या है, मूल्यांकन होना है। तो इसमें काफ़ी सतर्कता को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रक्शन कि जो अच्छे से आता है उसको पहले लिखना, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पर जो आपको अच्छे से आता है वो लिखना है, फिर तीसरा, इसी तरह से। लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन मान लीजिए, हालांकि ऐसा होना है, अगर पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो हमको नहीं लगता एक क्वेश्चन भी आपको बाहर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहता है, टॉपिक क्वेश्चन बदल देगा। जैसे उत्खनन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे उत्खनन क्या होता है, उत्खनन की व्याख्या करें, उत्खनन को परिभाषित करें, है ना। तो उत्खनन कॉमन दिख रहा है ना, तो उत्खनन के बाद आप क्लास में या नोट्स में या क्वेश्चन बैंक में या कहीं ना कुछ पढ़े होंगे, तो उससे रिलेट करके टॉपिक को लिख देना, ना कि कुछ भी अलफल लिख देना, जो कि बच्चे करते हैं मैक्सिमम, बहुत सारे ज़्यादा टाइम में। तो उसी के आधार पे आपको, इसलिए सुनिएगा चीज़ों को, पढ़िए बार बार। तो मैं यही पे बताऊंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्खनन, है ना, उत्खनन से आप क्या समझते हैं या उत्खनन किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े, मैं डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं टॉपिक थोड़ा बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या है। तो आप उसको सिंपल गूगल सर्च करके या अपने गेस्ट पेपर से उसको अपने भाषा में देखिए, आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है कि क्या, कि जो लघु क्वेश्चन है इसका जो है 1 से 30 तक है, इसमें से 15 का जवाब देना है, और अधिकतम 50 शब्द में ही आपको, ठीक है। उत्खनन के बारे में हम बहुत एक लंबा 1 घंटा का लेक्चर हम लिए हुए हैं, मान के चलो, लिए भी है, मान के क्या चलो, तो अब 1 घंटा का लेक्चर उसको 1 पेज में लिख दोगे तो पूछ जाएगी नहीं पेज भरा है, बहुत ही भरा है। आपको अगर मान के चलिए 1 लाइन में आप 5-7 को शब्द लिख लेते हैं, तो अधिकतम आप क्या लिख देंगे, 7×5 = 35, 7×8 = 56, है ना। अधिकतम आप 7 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं, अगर 7-8 शब्द लिख पाते हैं तो। ये हुआ इसका मतलब, ये है कि मतलब 50 को शब्द, जैसे कि इसमें 50 शब्द कैसे काउंट करेंगे, उत्खनन 1 शब्द हुआ, से 2 हो गया, आप 3, क्या 4 समझते, क्या हो गया 5 है, 6 शब्द हो गया इसमें, तो 6 शब्द है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से टोटल आपको 50 शब्द अधिकतम हो, तो इसका मतलब एकदम 50 नहीं, आप 55 भी जा सकते हैं, 60 भी, 40 भी जा सकते हैं, 32 भी, लेकिन अधिक 50-60 से ज़्यादा ना हो, 7-8 पेज लाइन से ज़्यादा ना हो लघु का आंसर, क्योंकि आपको अदर क्वेश्चन में भी टाइम देना है और ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर दिखाना नहीं, जो पूछ रहा है वही देना है। तो चलिए, तो उत्खनन से आप क्या समझते हो, जानते हैं कि क्या है, हालांकि शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि खुदाई में प्राप्त जानकारी को, देखिए उत्खनन वह विज्ञान है जिसके तहत क्या है, उत्खनन वह तरीका है, वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जमीन में दबी हुई जानकारी को क्या है, बाहर निकालते हैं। ये आसान भाषा में बता रहे हैं, आप लोग पढ़ेगा ना, इतिहास के 3 स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत में वही आ जाता है, उत्खनन मतलब खुदाई करके जानना। जैसे कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कैसे जानते हैं हम लोग, उत्खनन के माध्यम से। तो यही सारी चीज़ें, तो आप सिंपल गूगल सर्च, उत्खनन क्या है, वह विज्ञान है जिसके तहत हम धरती की जमीन में, धरती के नीचे दबी हुई जानकारी को निकालते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जामिनर समझ जाएगा, नहीं बच्चा डेप्थ में इस चीज़ों को कॉन्सेप्ट जानता है, बस उसके आधार पर आपका मार्किंग कर जाएगा। खैर आप इसको आप अपने तरह, हम ये नहीं करोगे मेरा परिभाषा ठीक है। और SST में एक बड़ी विशेषता है कि इसको आप अपने ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, इसका कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं होता है ढंग से। तो आप ढंग से पढ़िए अपने तरीके से, हम टॉपिक वाइज हल्का चर्चा करें, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप जानते हैं ना कि हड़प्पा लिपि क्या भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है।
हड़प्पा लिपि को अभी तक क्या पढ़ा नहीं जा सका। ये अधिकतम क्या मोहरों पे पाया गया है। ये मूलतः इसमें भाव चित्रात्मक का मतलब क्या, चित्र के आधार, अक्षर को चित्र के रूप में, जैसे कि अगर मान के एक एग्जाम्पल दें, जैसे कि मछली का चिन्ह है कहीं पर मान लेते हैं तो इसका मतलब अ रहा होगा, है ना। कबूतर का चिन्ह है तो इसका मतलब ब रहा होगा, ब या प, कुछ भी। ये अभी तक पढ़ नहीं पाए हम लोग, अनुमान के रूप में आपको ऐसे ही बता रहे समझाने के लिए। तो क्या थी, तो ये हम मोटा मोटी बता दिए। तो आप इसको परिभाषा सिंपल गूगल सर्च से या अपनी किताब से देख लीजिए क्या है। वेद कितने हैं उनके नाम बताए, तो आप जानते हैं ना कि वेद कितने हैं। वेद 4 है, चारों के नाम लिख, बस इतना ही। आपको कि वेद में क्या है सारा 2 पेज में, 1 पेज में नहीं लिख देना, बस वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। बस हो गया, इतना ही आंसर है, क्योंकि समझ जाएगा वो एग्जाम में कितना है। आप एक लाइन और जोड़ना चाहें तो ये जोड़ दीजिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का या नवीन सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद है। बस 3-4 लाइन इसी हो गया आपको, बस इसी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या, अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त होते हैं। तो देखिए अशोक के अभिलेख जानते हैं ना क्या, अशोक जो है, अशोक जो मगध साम्राज्य का था, ये अपने टाइम में बहुत सारे अभिलेख लिखवाते, टोटल 33 को हम लोगों को प्राप्त है इसका अभिलेख। तो वो आपको कई देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, हर जगह पे लिखवाए थे। अभिलेख तो जानते हैं ना, यानी कि पत्थर पे, धातु की सतह पे उत्कीर्ण या खुदा हुआ जो जानकारी है उसे क्या कहते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख अशोक बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हुए हैं कई जगह, 33 हम लोग को पता है, छोटा बड़ा मिला करके, है ना। तो उसमें से आप देखिए, दिमाग से याद रखना है आपको। देखिए पाकिस्तान में 2 को पाया गया, पाकिस्तान में 2 को पाया गया है, कहाँ, एक शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। भारत में तो बहुत जगह आप पढ़े ना। चलो गौतम बुद्ध से संबंधित है अभिलेख सब। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु की लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में एक अभिलेख है। भारत में ज्ञान प्राप्त तो बोधगया में, तो बोधगया में खैर अभिलेख नहीं मिला है, अन्य जगह पे। अच्छा, वो प्रवचन पहला कहाँ पे दिए तो उन्होंने सारनाथ में, सारनाथ में अभिलेख है। इसके अलावा कौशाम्बी में अभिलेख है, मेरठ में अभिलेख है, नेपाल के। तो 4 को ही आपको क्या बोला, 4 जगह लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। आप बहुत सारा जानिए, 2 को लिख लो पाकिस्तान का, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा। एक अफगानिस्तान का लिख लो, कांधार, है ना। कांधार पर आप महाभारत में सुने होंगे, कांधार में मिला। एक नेपाल का लिख लो, लुम्बिनी। 4 तो इसी में हो गया। भारत के तो जो भारत में लिखना है तो लिख लो यहाँ पे। कौशाम्बी का लिख लीजिए, मेरठ में पाया गया, उत्तर प्रदेश जो मेरठ है वहाँ पाया गया है। रामपुरबा जो चंपारण जिला में, बिहार में रामपुरबा में पाया गया है। तो इसमें से 4, गिरनार गुजरात में, वहाँ गिरनार शिलालेख पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, तो 4 ही आपको लिखना है। अगला, 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 के नाम लिखे। तो आप जानते हैं ना महाजनपद जो उत्तर वैदिक कालीन, प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक कालीन बाद जो समाज डेवलप हुआ वो 16 महाजनपदों में वर्णन है उसका। तो 16 महाजनपद का डिस्कशन कहाँ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। तो ये आपको लिखना नहीं है, हमने उसी समझा दे रहे हैं। तो 16 महाजनपद का मतलब क्या, 16 गो, जैसे कि भारत में 28 अलग अलग राज्य है ना, तो उसी तरह से 16 को देश समझ लो उस टाइम में, जो हमारे भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान मिला करके 16 को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई जो थी उसको क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया या राज्य कहा गया, 16 अलग अलग। तो इसके बारे में डिटेल में, तो उसमें से आपको 16 में से बहुत एक है, तो आपको 4 ही लिखना है। तो 4 को कितना आसान है लिखना। बिहार में 3 गो है, मगध साम्राज्य पढ़े थे, सबसे 16 महाजन में सबसे ताकतवर मगध साम्राज्य। लिच्छवी गणतंत्र पढ़े थे, हो गया मगध, लिच्छवी गणतंत्र। अंगराज कर्ण याद है, अंग महाभारत में, तो अंग। तो देखिए मगध, अंग और लिच्छवी, 3 को तो बिहार में हो गया। 4 को पूछ रहा है। अच्छा, भगवान राम जी की माता एगो कौशल्या थी, है ना। कौशल्या मतलब कौशल प्रदेश की, तो कौशल एक वहाँ से ले लो, तो 4 को हो गया। या काशी, चलो सबसे प्राचीन नगरी को ना, काशी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, 4 को हो गया। 16 महाजन में कोई 4 को लिख देना है, बस बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फाहियान कौन था, यह किस शासक के दरबार में आया था। आप लोग जानते हैं कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किस लिए, बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध धर्म से संबंधित जो ऑथेंटिक जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए आया था। तो मैंने आपको बताया था चीनी बौद्ध भिक्षु थे और यात्री थे जो बौद्ध धर्म को, ये भारत में लगभग 399 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक 14-15 साल रहते हैं।
किसी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो मैं डिटेल में दे रहा हूँ इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आ जाए। तो आप सब्जेक्टिव में भी, क्योंकि मैं जब सब्जेक्टिव डिटेल दे रहा था तो मैं बताया था कि ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, और अभी सब्जेक्टिव को डिटेल दे रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाए, ये बोल रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, समझे। चलिए, तो फाहियान कौन था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री था जो बौद्ध धर्म ग्रंथ की अध्ययन के लिए भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल में आया था। बस इतना ही, 2-3 लाइन में लिख देना, आंसर एग्जैक्ट आंसर है। सजा करके पॉइंट जो चीज़ है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन, कोई महत्वपूर्ण है अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह से। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? तो जानते हैं आप लोग क्या, जैन धर्म के ये 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म में ही बाद में विभाजन हो जाता है, उसमें 2 संप्रदाय बन जाते हैं। एक दिगंबर, वह जैन साधु जो नग्न रहते थे। दिगंबर वह जैन साधु जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत मतलब उजला कपड़ा पहनते थे, अभी भी आप कहीं कहीं देख लिए होंगे, तो श्वेतांबर कहलाते थे। तो ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, जो अलग बता दिया मैंने। आप कैसे लिखना कि जैन धर्म आगे चलकर 2 अलग संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। दिगंबर डैश वे जो जो नग्न रहते थे, वे साधु जो नग्न रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर वे जैन साधु जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। बस सिंपल, इतना ही लिखना, 2-3 लाइन 4 लाइन, बस सिंपल। चलिए, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताइए। देखिए, भगवान बुद्ध जो है, जानते हैं कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था। आर्य मतलब अकाट्य है ना, जो सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा क्या था दुख निरोध, और चौथा क्या था दुख निरोध मार्ग। 4 आर्य मतलब इसका मूल भावना। आप तो इसी तरह से लिखेंगे, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं। बुद्ध के निम्न 4 आर्य सत्य है, एक दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। बस इतना ही लिख देना। मैं अब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा था कि क्या है, दुनिया दुखों से भरा, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब लालच, इच्छा है ना, महत्वाकांक्षा, तो ये सारे चीज़ कारण है। तो ये चीज़ बताए थे। उसके अलावा बोले कि दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। तो दुख से जो दुनिया है, या ये जो क्या बोलते हैं, दुख से मुक्ति जिसको पाना, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, उसको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना होगा। अष्टांगिक मार्ग क्या, ये भी पूछ दे कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन करे या व्याख्या करे। आप बता सकते हैं कि बुद्ध ने क्या दुख से मुक्ति पाने के 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बस 8 को मार्ग लिखना। तो सम्यक सब में रहता है, सिर्फ एक जोड़ दीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक क्या है व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 आर्य सत्य है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन अभी करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको जानना भी नहीं है। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा है तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझे। मैं डिफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, है ना, लेकिन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। मैं बच्चे को इसलिए प्रेरित करता हूँ, मैं उन लोग का ही जो जिसका जैसे रहता चेक करता हूँ क्लास में। चलिए, अच्छा ये हो गया। अब देखिए बौद्ध धर्म से पूछा त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो पिटक का मतलब टोकरी है ना, त्रि मतलब 3 टोकरी का एक ग्रुप, यानी कि ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर लिखना तो इस तरह की कि भगवान बुद्ध के शिक्षाओं, उपदेशों और बुद्ध संघ में प्रवेश से संबंधित नियम कानून 3 पुस्तकों में, एक जिसे क्या कहते हैं त्रिपिटक, भगवान बुद्ध और उनसे संबंधित शिक्षाओं का वर्णन जो है, और बौद्ध संघ में प्रवेश का नियम 3 अलग अलग पुस्तकों में है। एक है अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक क्या है 3 पिटक था, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। हाँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है त्रिपिटक। तो इसमें क्या है बुद्ध की शिक्षाओं, उपदेशों का वर्णन है। अब बौद्ध संघ में प्रवेश का क्या है नियम कानून है। तो ये आपको मैं बता चुका था, तो समझ में आया कि त्रिपिटक क्या पवित्र बौद्ध ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसको बाद में 3 भागों में बांटा गया। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध से संबंधित शिक्षाओं का उपदेश वर्णन है, ठीक है। अकबर के काल में दस्तूर क्या है। तो देखिए अकबर के काल में अकबर के वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। टोडरमल क्या किए थे, उन्होंने एक नया
कर प्रणाली या टैक्स राजस्व प्रणाली शुरू किया था, जिसको आपको वो क्या कहते थे, उसको जब्ती या आईने दहसाला कहा जाता था, उसको दस्तूर के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ। दस्तूर क्या था, एक प्रकार का राजस्व वसूल करने का तरीका था, जिसमें रैयत, किसान और सरकार के बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था, है ना, जो प्रत्येक 10 साल तक भूमि का मापन कर लिया जाता था, उसका क्या राजस्व होगा, उसका मापन वो 1/3 सरकार के कर के रूप में लिया जाता था। तो ये मोटा मोटी टॉपिक के बारे में। अच्छा, इस सब जरूरी नहीं कि सब आंसर आपको आता हुआ है, जरूरी नहीं कि सब रिपीट होगा, लेकिन कुछ जैसे कि दिगंबर, श्वेतांबर, बुद्ध से रिलेटेड चीज़ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जो इसमें ज़्यादा ऊपर से लगे तो उसको छोड़ देना है ना। तो बाकी जो प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको आता होना चाहिए, 5-7 साल का क्वेश्चन, समझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। मुगल कालीन सिक्के, मुगल कालीन 2 सिक्के के नाम बताइए। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि मुगल काल में क्या सोना, चांदी, तांबा के सिक्के चलते थे, तो उसमें से 3, तो अकबर एक क्या है सोना का सिक्का चलवाता है, उसका नाम क्या है, इलाही सिक्का। तो लिख सकते हैं इलाही सिक्का। फिर मुहर, मुहर भी था, मुहर, मुहर, मोहर वो वाला मोहर नहीं, ये मोहर सोना का सिक्का होता था, ये भी सोना का था। तांबा का सिक्का भी था, दाम जिसको कहा जाता था, जीतल कहा जाता था। इसके अलावा चांदी का सिक्का था, जिसको रुपया या जलाली कहा जाता था। तो इसमें से कोई भी 2 को लिख लीजिए, इलाही लिख लो, एक रुपया लिख लो मुगल कालीन, या जीतल लिख लो, इलाही लिख लो। इलाही लेकिन लिखना, क्योंकि अकबर पॉपुलर थे, वो चल आए थे, कोई दिक्कत। अच्छा, ये कह रहा है विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखिए। 7 आश्चर्य ना, 7 वंडर, दुनिया के 7 अजूबा आप लोग जानते पढ़ी होंगे। तो सबको तो नहीं जाना, 2 को लिखना है, एग्जाम में हमेशा 2 ही पूछता है। तो 2 को कॉमन चीज़ तो जानते, ताजमहल, चीन का महादीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बस 2 को इतना याद रखना, उसके अलावा और भी है, छोड़ दो, याद नहीं रखना, चीन की महादीवार और ताजमहल। अगला टोडरमल कौन था, तो टोडरमल अकबर का कौन थे, वित्त मंत्री था, है ना, जो राजस्व, अपनी राजस्व व्यवस्था के लिए क्या जाना जाता था। इन्होंने क्या जब्ती प्रणाली अपनाई थी, या आईने दहसाला अपनाया था, पूरे ज़मीन का माप करवा करके राजस्व बढ़ोतरी करवाया था, या अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो इतना डाटा बता दिया उसमें से, आप समझ लीजिए। अब मेनली वित्त मंत्री थे, ये तो लिखना ही है, समझे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 4 राजवंशों के नाम बताइए। तो मैं जो ऑब्जेक्टिव बता रहा था तो बता दिए थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव अगर जिसने नहीं दिखा, पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, कि उसको देखने के बाद ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले उसको देखो, इसी चैनल पे ही पढ़ा है, आप नीचे जाएंगे तो चैनल पे क्लिक करो तो दिख जाएगा बहुत सारा वीडियो। तो शुरुआत का जो हिस्ट्री का 1-4 को वीडियो ऑब्जेक्टिव, उसमें मैंने डिटेल से सारा बताया। अभी सब्जेक्टिव है तो हल्का हल्का चर्चा करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 4 राजवंश का नाम लिखला। तो आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई करते हैं, है ना। तो वो संगम वंश के थे। उसके बाद भी 3 वंश हुआ। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश शासन करता है। कौन, संगम वंश, सुलूभ वंश, है ना, सुलूभ, देखो सुलू, है ना, ये क्या, संगम वंश पहले, इसके बाद सुलूभ, संगम वंश, फिर सुलूभ वंश, इसमें तू लगा दो, अलूब डाल दो सेम, तुलूब वंश, एक के बाद का अरिवीडू वंश, है ना, अरिवीडू वंश। ये 4 वंश क्या क्या था, विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। मैंने बताया था, डिटेल में बताया था उसके बारे में, कौन क्या कैसे। तो ऑब्जेक्टिव सारा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव जो सारा बचा हुआ है वो। चलो, विजयनगर बात खत्म, आगे हम लोग चलते हैं। कमल महल की 2 विषय। अच्छा देखो, विजयनगर साम्राज्य में ही कमल महल, देखो पूछ रहा है ये क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछेगा ही। अब अलग बात है कि ये ना पूछे, हो सकता है बदल कर, लेकिन विजयनगर से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है बिहार बोर्ड में, वो पूछेगा। इसका मतलब ये, जैसे बौद्ध धर्म से कई को क्वेश्चन देखे, अभी देखो ये वज्रयान भी बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट है, तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछेगा ही। तो ये कहने का मतलब जैन धर्म से कई हुआ तो जैन धर्म से पूछेगा ही। इसमें भी कौन पूछता है, जो बिहार बोर्ड में बार रिपीट है। तो मैंने क्लास में तो क्वेश्चन का सेट बना करके भी दे दिया कि लो इतना तैयार कर लो, इतना ये क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा आप लोग जो बाहर से हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी 5-6 साल का क्वेश्चन है जो 2 बार कम से कम रिपीट हो, सारा आप कर जाइए, याद कर जाइए, लिख लीजिए 4 बार 5 बार आसान भाषा में, अपने भाषा में, वही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, टॉपिक वही सब रहेगा। तो अच्छा, कमल महल क्या था, विजयनगर साम्राज्य में कमल महल था, तो उसका क्या बोला, 2 विशेषता बताने के लिए। तो उसका कई विशेषता था, एक तो 2 मंजिल का था, इसमें कोई दीवार नहीं था, बीच में जो आ करके था कोई दीवार नहीं था कमल महल में, 2 मंजिला और बहुत शोभनीय बिल्डिंग था। ये भारत और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये 2 हो गया विशेषता, क्या कि इसमें 2 मंजिल का था,
कोई इसमें दीवार नहीं था। दूसरा लिख दे, यह भारत और इस्लामी वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर का क्या था, एक अच्छा नमूना, अच्छा उदाहरण है। वज्रयान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बौद्ध धर्म का ही एक अलग संप्रदाय था वज्रयान, है ना। इसके बारे में और थोड़ा सा लिख लिया। बौद्ध धर्म में फिर बाद में विभाजन होते हैं ना, हीनयान, महायान, फिर वज्रयान, तो ये सारी चीज़ें थी। चलो, संत कबीर कौन थे? उनकी रचना का नाम, संत कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख शिष्य थे। ये गुरु जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले जो थे रामानंद, उनके 14 शिष्यों में से एक थे। इनकी रचना क्या, बीजक, जानते हैं ना, बीजक किताब का नाम है। बीजक में इनकी दोहों को लिखा गया है, तो इनकी रचना है बीजक। बात करता तो कितना आसान भाषा में हम लोगों ने समझा। इसको आप अपने तरीके से परिभाषित कर लेना 3-4 लाइन में, समझे। चलिए, अल-बरूनी कौन था? देखिए, अल-बरूनी क्या था, एक विदेशी यात्री था। इन्होंने क्या, अल-बरूनी किताबुल हिंद, हाँ, किताबुल हिंद नाम से क्या एक किताब इन्होंने लिखा है। तो ये क्या है, विदेशी यात्री, और क्या था इनके बारे में हम तो डिटेल से लिखे थे, एक सेकंड बताते हैं आपको। देखिए, अल-बरूनी, हाँ, देखिए, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया। अल-बरूनी क्या थे, एक ईरानी विद्वान थे जो आपको भारत की यात्रा पे आए थे। इन्होंने किताबुल हिंद लिखा, जिसमें क्या उस समय के भारत के तत्कालीन इतिहास, समाज, धर्म, संप्रदाय, जाति प्रथा, भेदभाव, राजा, उनका राजा का दूसरे राजा से क्या संबंध है, खगोल विद्या, कानून, माप तौल, इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें, जो सती प्रथा, जैसे कुप्रथा था, अन्य और भी कई सारे जो प्रथाएं थी समाज में, बाल विवाह जैसे, इन सारे चीज़ों का वर्णन करता है। यह आपको क्या, भारतीय जीवन का एक बहुत अच्छा सर्वेक्षण है। इसके किताब में 80 गो अध्याय है, जिसमें भारत के धर्म, दर्शन, सब चीज़ों को डिटेल से बताएं। तो अल-बरूनी एक ईरानी विद्वान थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। ये क्या, एक किताबुल हिंद नाम से एक किताब लिखते हैं, जिसमें भारतीय समाज का एक बहुत अच्छा खासा वर्णन है। तो एक आसान भाषा में 3-4 लाइन का परिभाषा लिख लेंगे। तो मैंने इतना भाषा बोला, है ना। उपनिवेशवाद से क्या अर्थ है, देखिए क्या अर्थ है, तो जानते हैं ना। उपनिवेश हम लोग मतलब भारत क्या उपनिवेश रहा। तो देखिए, उपनिवेशवाद वह सोच है जिसके तहत कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश को अपने अधीन कर वहाँ के संसाधनों का, वहाँ के लोगों का शोषण करता है, शासन करता है। उसी विचार को, उसी सोच को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे एग्जाम उदाहरण में लिख देना कि भारत इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो समझ में आ रहा बात आप लोगों को, है ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कि राजस्व वसूली का एक व्यवस्था था। राजस्व मतलब टैक्स कॉलेज, अंग्रेज भी अपने टाइम में अलग अलग तरह के टैक्स वसूली सिस्टम लाए, रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी भी राजस्व, ब्रिटिश भारत में राजस्व वसूल करने का एक तरीका था। इसके तहत रैयत का मतलब होता है किसान, डायरेक्ट टैक्स सीधे ब्रिटिश सरकार को दे सकती थी। ये 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर थॉमस मुर्नो लेकर के आया था। बहुत सिंपल है, 2-4 फैक्ट बता दे, 3-4 लाइन में अच्छे से परिभाषित करके लिख दीजिए, समझे। ये टैक्स कलेक्शन का एक तरीका था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, समझे। अच्छा, रैयतवाड़ी के साथ साथ एक और बता देते हैं, जमींदारी बंदोबस्त क्या था, या परमानेंट सेटलमेंट क्या था, या अस्थाई बंदोबस्त क्या था, एक ही चीज़ है। तो यह भी क्या है, राजस्व वसूली का एक तरीका था ब्रिटिश भारत में, जो आपको लॉर्ड अस्थाई बंदोबस्त आपको कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में लाया गया था। इसके तहत क्या था, जमींदारी के तहत, जमींदारी व्यवस्था के तहत कोई क्षेत्र, जैसे कि मान लो ये पूरा भारत है ना, अंग्रेज यहाँ तक, अंग्रेज ये क्षेत्र दे दिया किसी जमींदार को, मान के चलो हम ही दे दिया कि लीजिए ये पूरा ज़मीन आपका हो गया, आप यहाँ के जमींदार हुए, इन क्षेत्रों में आप किसानों से टैक्स लीजिए और टैक्स वसूली कीजिए, और 9/11 हम ले लेंगे और 1/11 आपको दे देंगे। यानी कि मान के चलो 11 kg वसूल किया अनाज, तो 9 kg अंग्रेज ले लेगा, 1 kg हमको दे देगा। तो जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलता था किसानों से, ताकि उसको भी कमीशन मिले। तो फ़ायदा तो अंग्रेज को भी था, लेकिन जमींदार को भी बहुत फ़ायदा होता था। तो जमींदारों ने किसानों का बहुत शोषण किया। तो जमींदारी व्यवस्था भी क्या थी, टैक्स वसूल करने की क्या थी, एक पद्धति थी, जिसके तहत टैक्स जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार जमींदारों से लेती थी, और डायरेक्ट किसानों से ना लेकर के जमींदारों से लेती, और जमींदार वहाँ के क्षेत्र के किसानों का शोषण करता था। ये पता है, ये फैक्ट है। जितना शोषण किसान अंग्रेज ने किया, उससे कई ज़्यादा गुना शोषण जो है आपको जमींदार सब किया भारतीय किसानों का। अगर पुराना अमरीश पुरी के टाइम वाला फिल्म सब देखे होंगे तो सुने, ज़बरदस्ती अंगूठा ले लेता था काफ़ी लोगों सबसे, किसान सबसे, कुछों के बदले, लोन के बदले। ये सब वही जमींदारी अंग्रेज वाले सिस्टम टाइम की बात है।
चले, एक था महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था के तहत क्या होता था, टैक्स जो ना कोई एक व्यक्ति या कोई जमींदार नहीं देता था, उस गांव से टैक्स लिया जाता था। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने में से एक सरदार के जो मुखिया होता था आसपास में, मुखिया के पास जमा करता था, ये मुखिया से अंग्रेजी सरकार ले जाती थी। तो ये था, तो ठीक ठाक रहा, ये तुम्हारी ठीक व्यवस्था थी। सबसे ज़्यादा शोषणकारी जमींदारी। तो डिटेल बता दिए, तो ये तीनों पढ़ के जाना, तीनों में से कोई ना कोई रहेगा एग्जाम में। अच्छा, 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे, तो देखिए 1857 की क्रांति, उसके कई सारे कारण हुए, है ना। तत्कालीन कारण आप जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस, लेकिन सेना ने विद्रोह किया था प्रारंभ में, है ना। फिर बाद में जमींदारों का असंतोष, बहुत कुछ मैंने क्लास में बताया, आप लोग जानते भी होंगे। 1857 की क्रांति के बहुत कारण थे, लेकिन सैनिकों ने ही क्यों विद्रोह किया, सैनिक का क्या कारण था, तो कई कारण थे। तो आप लिख सकते, दो ये पूछ रहा है आपको लिखने के लिए, आप लिख सकते क्या है, अंग्रेज और ब्रिटिश सैनिकों में असमानता एक कारण, ब्रिटिश सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों को पॉइंट बना करके लिखना, पॉइंट एक, ब्रिटिश सैनिकों को उच्च वेतन, भारतीय सैनिकों को कम, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा वेतन मिलना, बड़ा पद मिलना, भारतीय सैनिकों को कम, छोटा बड़ा पद ना मिलना। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करना, उसको अपमानजनक बात है उसको करना, उससे बदतमीजी से बात करना, ये सारे कारण हो गया। इसके अलावा पद नहीं बढ़ाना। इसके अलावा जो ब्रिटिश सेना में जो लोग रहते थे उसको, अब ना मोबाइल है, तुरंत व्हाट्सअप चैटिंग सारा कुछ शुरू हो जाता है, वीडियो कॉल हो जाता है। उस समय तो लेटर के द्वारा ही लोग अपने बात पहुंचाते थे, सेना में कहीं कहीं से दूर से जाते हैं। तो सैनिकों को ये फ़ायदा था कि वो फ्री में वो क्या अपना लेटर लिख करके अपना घर पहुंचा देते थे, तो उनका लेटर मैसेज उनके घर तक पहुंच जाता था। अब अंग्रेज नया कानून ले आता उसी 1855-56 के आसपास में, क्या कि जो अंग्रेज भारतीय सैनिक है वो अगर अपने परिवार को लेटर लिखेंगे, पत्र भेजेंगे, तो उसका पेमेंट करना होगा, इससे भी नाराज थी। और एक कारण, कई कारण, आप इसमें 2-3 लिख देना बस। भारतीय परंपरा में समुद्र को नांगना, समुद्र पार करना पाप माना जाता था, कि समुद्र देता हो लात लगाएंगे पाप लगेगा, है ना। बहुत अंधविश्वास सब थी। और ब्रिटिश का राज क्या प्रत्येक जगह था। तो बर्मा को जीतने के लिए भारतीयों को जबरदस्ती ले गया, जबकि भारतीय सैनिक जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि समुद्र नांगना पड़ेगा, नांगेगा समुद्र तो पार करना पड़ेगा, तो पाप लगेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट था, तो जबरदस्ती मजबूरी में जाना पड़ा। इससे भी उन लोगों में असंतोष था। और सबसे आग में घी का काम क्या, चर्बी वाला कारतूस। तो इतना जो हम बताए, इसमें से आप 1857 की क्रांति में भी लिख सकते हैं, जो डिटेल में बताया। सैनिक कारण में 2-3, इसमें से 4 लिख लो, बात खत्म, है ना। चलिए, मंगल पांडे का संक्षिप्त देख रहे हैं। मंगल, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि 1857 से क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया 1857 की क्रांति से संबंधित, तो आप उसको ढंग से क्या कर लीजिए, है ना, पढ़ लो, समझ लो, है ना, कि ताकि इसमें से पूछे तो आप समझे। तो देखिए, मंगल पांडे के बारे में पूछ रहा है, तो मंगल पांडे के बारे में कौन नहीं जानता भाई, है ना। 1857 के क्रांति के प्रारंभ करता थे, इन्होंने ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। प्रथम 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे, है ना। इन 8 अप्रैल 1857 को क्या फांसी दे दी गई थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया, जिसके कारण एक अंग्रेज को गोली मार दिया इन्होंने। फिर विद्रोह का शुरुआत वहीं से होता है। ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, पलटन जिसको कहते हैं, सिपाही थे। तो इसके बारे में इतना ही है, तो बस 4 लाइन में आपको लिखना, 4-5 लाइन में। तो जो फैक्ट है आप गूगल करके भी लिख सकते हैं, आपके बुक में होगा ही, नोट्स में। मेरे क्लास के बच्चे तो जानते ही हैं, बताए भी थे। अच्छा, सिविल लाइन्स के बारे में पूछा। तो देखिए, सिविल लाइन्स अंग्रेज बस्तियाँ होती थी। जो भारत में जो अंग्रेज अपन जो रहते थे, तो वो अपना अलग बस्ती बसा करके रहते थे, उसे सिविल लाइन्स कहते थे, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, अंग्रेज कर्मचारी रहते थे, है ना। अब दिल्ली अगर मेट्रो में शायद तक यात्रा करोगे, तो दिल्ली में कई जगह सिविल लाइन्स अभी भी नाम से जाना जाता है। अब अंग्रेज उतना नहीं रहता है, लेकिन वो जाना जाता है, क्योंकि उस समय अंग्रेज पदाधिकारी वो सब रहते थे। उस मोहल्ला आसान भाषा, वह मोहल्ला या वो इलाका जहाँ अंग्रेज पदाधिकारी कर्मचारी रहते थे, उसे सिविल लाइन्स कहते थे। सिविल में समझ, अच्छा सभ्य, हम लोग बराबर थे, और सभ्य छोटा सब यही मानता था। 25 नंबर क्वेश्चन का लॉटरी कमेटी क्या है। तो देखिए, बंगाल में क्या होता है, 1817 के आसपास में, 1817 में ही लॉटरी कमेटी गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, लॉटरी के माध्यम से फंड इकट्ठा करना, और उस फंड को क्या करना,
टाउन प्लानिंग में, मतलब शहर नियोजन में, शहर के विकास में लगाना। ये था लॉटरी कमेटी। गूगल में भी दे सकता है अपने भाषा में। हम देखो क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में 2-4 लाइन बोल दे रहे हैं, आप उसको सुन करके समझ करके आप गूगल करके अपने किताब से, नोट से, गेस्ट पेपर से आसान भाषा में 4 लाइन 5 लाइन अपने भाषा में, हमारा ही शब्दों को चाहो तो प्रयोग कर सकते हो, आसान लगे तो, नहीं तो आप अपने भाषा में लिखो। चलिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन लिखे थे। गांधी जी के आंदोलन और गांधी जी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। बहुत सारे आंदोलन शुरू किए थे, चंपारण में करे थे, लेकिन भारत में पूछ रहा है ना। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका में शुरू करे थे तो उसको छोड़ दो। भारत में 1915 में आते हैं, 17 से आंदोलन शुरू लगातार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह किसानों के लिए। उसके अलावा 1919 में आपको खिलाफत आंदोलन नेता, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन। हो गया। तो आप इसलिए देखिए कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन निम्न है, 4 इसमें से कोई लिख लो। 3 को तो पॉपुलर जानते ही हो, एक चंपारण लिख दो, 3 को ये लिख दो, बात खत्म। 3 होगा ना, चंपारण, सविनय अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो। ठीक है। अच्छा देखो, अगला पूछ ही दिया, खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है, कब शुरू हुआ? तो खेरा सत्याग्रह किसानों से संबंधित है। खेरा गुजरात में, गुजरात के खेरा जगह में किसान जो है अपना खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले के किसानों से संबंधित है। इसमें अंग्रेजी सरकार को कर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था, उत्पादन हुआ नहीं था, जबरदस्ती अंग्रेज क्या टैक्स मांग रहे थे। तो ये कब शुरू हुआ था? 1918 में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अब ये चर्चा किए थे ना, उसी में समझ में आ गया कि गुजरात के खेरा जिले में भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों को कर न देने के लिए शुरू किया गया आंदोलन था 1918 में, जिसकी नेतृत्व गांधी जी ने किया था। सिंपल। असहयोग आंदोलन के 4 कार्यक्रम लिखे। तो असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कार्यक्रम थे, उसमें से 4 क्या? सरकारी उपाधियों को लौटाना, सरकारी अवैतनिक पदों को लौटाना। नहीं, उपाधि में जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या उपाधि लौटाते हैं? सर की उपाधि लौटा दिए थे। कैसर, गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो इसी तरह से तो पहला काम क्या था? बहुत सारे कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन में। सरकारी उपाधियों को लौटाना, अवैतनिक पद को लौटा देना, अंग्रेज के स्कूल में नहीं पढ़ने जाना, नहीं पढ़ाने जाना, नहीं वकालत करना, नहीं न्यायालय का, कोर्ट का बाइकआउट कर देना, बहिष्कार कर देना। उसके अलावा स्कूल का बहिष्कार कर देना, कॉलेज का बहिष्कार कर देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, है ना। देखते कब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो ये 4-5 लाइन बोले, इसमें से आप 3-4 को लिख दीजिए कि असहयोग आंदोलन। आप ऐसे लिख दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलाया, गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन, पहला जन आंदोलन था। इसमें निम्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें से 4 को लिख देना। पहला पॉइंट एक क्या कि इस अवैतनिक पदों और सरकारी उपाधियों को लौटाना, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों का बहिष्कार करना। 2, तीसरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। चौथा, सरकारी कार्यक्रमों, जो सरकारी प्रोग्राम फंक्शन सब होता है उसको बाइकआउट करना, बहिष्कार करना। बहुत सिंपल। चलिए आगे। क्रिप्स मिशन की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, क्रिप्स मिशन आप जानते हैं कि 1942 में आया था। ठीक है, 1942 में आया था। क्या इसका, आप ऐसे लिखिए, इसका विशेषता क्या था? ये 1942 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 तक चला था ना, 1939 से लेकर 45 तक। तो इसमें अंग्रेजों का बुरा हाल होता जा रहा, हारता जा रहा था, है ना। तो भारतीयों का सहयोग, पहला विश्व युद्ध में सहयोग कर रहे थे भारतीय सैनिकों ने, तो क्या जीत गया। दूसरा विश्व युद्ध में गांधी जी बोले ना, इस अंग्रेज सबको सपोर्ट मत करना, तो नहीं कर रहे थे, तो ये हारना चाहे। भारतीय नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इनका सपोर्ट पाने के लिए, भारतीय नेताओं का सपोर्ट पाने के लिए, ताकि भारतीय सैनिक भी खुल करके लड़ सके, 1920 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारत आता है, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। उसकी 2 विशेषता, एक तो सभी के सभी लोग अंग्रेज, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। इसमें से कुछ 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिए 2-4 लाइन में। 1942 में आया था भारत, समझे। तो कोई और इसमें कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछिए। तो इसमें तो कुछ था नहीं उद्देश्य। चलिए
अच्छा, भारतीय संविधान की 2 विशेषता है। तो संविधान का तो अनंत विशेषता है, 2 ये पूछा है। तो पहला आप दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कह सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं विभिन्न स्रोतों से, हम लोग क्लास में बताते कि भारत का संविधान जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताए थे साउथ अफ्रीका से, अलग अलग चीज़ों पे बताए थे ना। तो आप पहला लिख दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान, कठोरता और क्या बोलते हैं उसको, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, नहीं एकदम कठोर है नहीं एकदम लचीला, संशोधन प्रक्रिया। तो ये सारी विशेषता 2-3 इसमें से लिख दीजिए। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी संविधान की विशेषता है ना। संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी संविधान की विशेषता, तो ये लिख सकते हैं। तो चलिए अगला ये हो गया लघु, इसमें से 15, 30 हम डिस्कस किए, इसमें से 15 कोई क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर यही क्वेश्चन है तो अभी अदर बिहार बोर्ड में जो पूछा गया वो सब रहेगा। ये तो मॉडल पेपर ये बताया कि इस तरीके से हम रहेंगे क्वेश्चन। ये 30 को लघु था, इसमें से 15 आपको जवाब देना था। आप देखिए 8 को दीर्घ है, 31 से 8 तक। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 100 अधिकतम 100 से लेकर के 120 शब्दों में उत्तर देना है। अगर एक लाइन में आपका 10 गो शब्द अटता है तो मतलब 12-15 लाइन में आंसर देना है। उसी तरह से 12-15 लाइन में आपको आंसर देना है। बच्चे क्या करते हैं, 2 पेज 3 पेज 1.5 पेज 2.5 पेज लिख देते हैं। देखना, पेज भरना नहीं, टॉपिक को समझना। उसमें भी मैंने बता दिया कि जो आपको आता है अच्छे से उसको पहले लिखना है, उससे नंबर आता है। कुछ आप पॉइंट बना करके लिखना, जो भी आप आंसर लिखेंगे पॉइंट बना करके लिखना। ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से पॉइंट बना करके, इससे थोड़ा सा आंसर अट्रैक्टिव लगता है। आप टाइम देख करके भी, नहीं कि एगो लिख दिए 2 पेज में, एगो में 1 पेज आधो पेज मत नहीं लिखे। ये सब चीज़ फैक्ट लिखना, जो चीज़ें हैं उसको, कॉन्सेप्ट को लिखना, अपने भाषा में लिखना। जरूरी नहीं कि आपको गेस पेपर किताब रटा है। आप अगर समझ गए तो उसको अपने भाषा में उसी चीज़ को, तथ्य को रख दीजिए। बोर्ड का उद्देश्य आपका अंडरस्टैंडिंग, समझ को जांचना होता है, ना कि तोता बना है कि क्या, ये सब चीज़ें, ठीक है। या कुछ भी नहीं लिख देना है। तो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का। देखिए पतन, आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक थी। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं इसको। इसके पतन के कोई एक कारण नहीं है, इसके पतन के कोई एक कारण हो ऐसे विद्वान एक मत नहीं है। इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। कुछ विद्वान के नाम इसके अनुसार ये है। कुछ विद्वान क्या कहें कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया। कुछ विद्वान का क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सूखा पड़ने के कारण हो गया। कुछ विद्वान का है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण के कारण हो गया, आर्यों के आक्रमण के कारण हो गया। कुछ विद्वान का है कि अंदर में सिविल वार हो गया तो इसके कारण हो गया। और अंत में आप लिख दीजिए सबके बाद में तर्क कि अगर बाढ़ से हो गया, अगर तो हड़प्पा सभ्यता का पतन यदि बाढ़ से हो गया तो ये सभ्यता कई राज्यों में फैली हुई थी, कई क्षेत्रों में। तो कुछ शहर बाढ़ में बह जाते, बाकी शहरों का कैसे पतन हुआ है ना, सूखा से हुआ। तो कुछ क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, इतना कई लाख किलोमीटर में कई लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सभ्यता कैसे पतन हो गया। इस सब का विद्वान का तर्क दे देना, अति कर देना है। और लास्ट में आप अपना निष्कर्ष में कि हम निष्कर्ष तक ये पहुंच जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के अभी तक कोई भी एक मान्य स्रोत नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वान बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। बात खत्म है ना। उसके पक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा तर्क दे देना। तो इस सारे अपॉइंट बना करके इन विद्वान के अनुसार, नाम रहे याद नहीं रहे तो कुछ विद्वान के अनुसार इस तरह से अपॉइंट, वो एक दूसरे से अलग ही नहीं कि एकदम सटा करके, समझे बात। चलिए महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों को लिखिए। तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म, आप लिखिए भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। इनके पिता राजा क्या था ना, इनके पिता का नाम क्या ना, सिद्धार्थ था। इनके पिता सिद्धार्थ, माता इनकी माता क्या नाम क्या था, माया देवी नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो थी, है ना। ये बचपन से इनके बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि या तो ये बहुत बड़ा साधु बनेगा या बहुत बड़ा राजा। तो राजा का बेटा क्या चाहेगा, राजा क्या चाहेगा, उसका बेटा राजा ही बने। तो उनके पिताजी उनको कभी दुख होने ही नहीं देते हैं, हमेशा महल में खुशहाली उनके सामने हमेशा खुशी का माहौल बना करके रखना। तो ये शुरुआत समय में चिंतन में रहा करते थे, मतलब ध्यान में, सोच में। फिर एक दिन अब शहर की यात्रा पे निकलते हैं तो 4 चीज़ देखते हैं। कौन, एक आपको बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक क्या है मृत व्यक्ति जिसका राम नाम सत्य है, यात्रा निकाला था, एक साधु जो एकदम मस्त रहता था। तो वही से निष्कर्ष निकालते हुए ये पूरा दुनिया दुखों से भरा, दुख का जनी तृष्णा है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुक्ति क्या है, इस तरह का प्रश्न निकलने लगा। तो घर से क्या
एक विवाह था, उनकी विवाह भी हो गया था, एक पुत्र हुआ था राहुल, उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन करते। फिर घर से निकल गए तो उनके बारे शॉर्ट में ध्यान इन्हें कि पूरा 2 पेज में लिख देना, सब सीमा में। हमें आपको कहानी बता दे रहा मोटा मोटी पॉइंट, कि आप पॉइंट में एलोबरेट करें। जाते हैं तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति तो यहाँ तक जीवनी हो गया, बात खत्म है ना। इसके बाद ये उपदेश, ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुनिया को दुखों से बड़ा भरा हुआ बताया। दुख का कारण तृष्णा बताया, तृष्णा मतलब लालच, इच्छा, महत्वाकांक्षा, है ना। तो ये बताए हैं। दुख से मुक्ति के उपाय, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने से दुख के मुक्ति पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग बता दीजिए लिख करके। ये हो गया शिक्षा। इसके अलावा त्रिरत्न बताए हैं। तो ये सारे 4-5 पॉइंट जो बताए मोटा मोटी बता देना है। अच्छा, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, क्यों? बहुत सारे मुगल बादशाह हुए, अन्य सल्तनत सरकार शासक हुए, तो अकबर कोई राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का राजा टाइप में, है ना, राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? इसके कई कारण हैं। तो देखिए, एक तो अकबर ने बड़े से भारत के बड़े से भूभाग में क्या किया था। आप लिखिए कि अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, इसके कई सारे। आप पहले अकबर का थोड़ा सा परिचय दे देना। अकबर मुगल वंश का तृतीय शासक था, जिसका शासनकाल क्या आपको 1556 से लेकर के 1605 तक था। ठीक है, इसको राष्ट्रीय शासक कहा जाने के कई सारे पॉइंट हैं। जैसे कि पहला अकबर ने एक भारत के एक बड़े भूभाग क्षेत्र मतलब बड़े से क्षेत्र पे शासन किया, इसलिए। दूसरा, अपने शासन के कारण सभी क्षेत्रों को एकता के एक सूत्र में बांधा। देखते हैं, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मित्रता का संबंध स्थापित किया। और तीसरा पॉइंट, हिंदू धर्म और अन्य संस्कृतियों के प्रति प्रेम और समानता का भाव रखा। अपने जनता के साथ समान व्यवहार किया, इसी के जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, है ना। तो और अन्य महत्वाकांक्षी शासक था। तो ये सब चीज़ों को पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा, सिंपल, है ना। आप देखो, भक्ति आंदोलन पे एक संक्षिप्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रिपीट होगा। तो आप जानते हैं ना कि दक्षिण भारत में अलवार नयनार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया भक्ति आंदोलन 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा उसको बड़ा रूप दिया गया। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करना, उसमें सुधार लाना था, है ना। दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने फैलाया, उत्तर भारत में दक्षिण भारत से लेकर के आए कौन? रामानंद लेकर के आए। रामानंद के 14 शिष्य हुए, जिसमें से कबीर, रैदास, जिसको रविदास भी कहते हैं, ये प्रसिद्ध थे। भक्ति आंदोलन के टाइम में कई अन्य संत भी निकले, जैसे गुरु नानक, उन्होंने क्या सिख धर्म की स्थापना की। और अन्य मीरा थी, महाराष्ट्र में नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, एकनाथ से, ये सारे संत थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, पाखंड, धर्म कांड, छुआछूत, ये सब करना। एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, ईश्वर एक है, जाति पाति सब नहीं होता है, छुआछूत ये सब फालतू की बातें हैं, वेद पुराण में ये सब चीज़ों का वर्णन नहीं है। जटिल काम कांड को दूर करना, ये सारी चीज़ें क्या थी? आपको भक्ति आंदोलन की काम था। ठीक है। अगर कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, तो आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान का निर्माण के लिए क्या व्यवस्था हो, संविधान सभा का कैसे गठन हो, इस सारे चीज़ों के बारे में क्या है बताना। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही भारत में क्या 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो उनकी क्या क्या सिफारिश थी, तो आप आसान भाषा में ये लिख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में संविधान सभा के गठन की सिफारिश करने की एक क्या थी? समिति थी, जिन्होंने ये सुझाव दिया, उसी के आधार पे कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया। उसी संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लीजिए, समझे। आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें तो जानते हैं कि गांधी जी के कई सारे आंदोलन, उसमें से प्रमुख आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्या है 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को कंप्लीटली भारत से क्या बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना। इसमें पहले तो गांधी जी ये भी कहते थे ना कि डोमिनियन स्टेटस दे दो, कि आपके अंदर में रह करके हम लोग को स्वायत्ता दे दो बहुत सारी चीज़ों पे काम करने का। लेकिन आप क्या कहा कि कंप्लीटली अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो इसका क्या क्या कार्यक्रम चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्या था तो बता दें कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की गांधी जी के द्वारा चलाया गया अंतिम सबसे प्रमुख आंदोलन था, जो कि 1942 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? बम्बई से। क्या था? ग्वाला कोंडू टैक मैदान था,
ग्वालियर टैंक मैदान जो बम्बई है वहाँ से शुरू किया गया था। सभी बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया था। गांधी जी को कैद करके क्या अहमदनगर किला में राजेंद्र प्रसाद को एक क्या है किला यहाँ पे इधर रखा गया था। तो बड़े बड़े नेताओं के अच्छा इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, जनता स्वयं नेता थी, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो बताया कि इसमें कोई नहीं, करो या मरो, या तो हम आज़ादी लड़ते लड़ते आज़ादी प्राप्त कर लेंगे या उस आज़ादी को प्राप्त करने में अपने आप को मार देंगे और आहुति दे देंगे, शहीद हो जाएंगे, ये था उद्देश्य। हाँ, लेकिन ये नहीं था कि मारना है, ये भी था। ठीक है, चलिए तो आप देखिए कितना स्वतंत्र भारत में गांधी जी की भूमिका पर एक निबंध लिखिए या व्याख्या करें, कितना आसान बात है। गांधी जी को भारतीय राजनीति से हटा दिया जाए, भारतीय तो शून्यता का भाव आ जाएगा, है ना। कुछ लोग हालांकि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते, लेकिन वो वही लोग करते हैं जो गांधी को ढंग से नहीं जाना है, समझा नहीं है। हाँ, कुछ कमी था जरूर इनके अंदर, लेकिन ये व्यक्ति अद्भुत अजूबा थे, है ना। खैर इस पर खिलाफ नहीं। तो गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के कई सारे योगदान थे। देखिए 1915 में ये व्यक्ति आते हैं, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, 1917 एक साल पूरा भारत को 1916-17 से घूमते हैं, एक साल पूरे समझते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को समझते हैं, सुनते हैं क्या परेशानी है, अंग्रेज का क्या शोषण दमन है। तब जाकर के 1917 में आंदोलन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1919 में क्या था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत देखिए कितना डिप्लोमेसी इनके अंदर था, कितना समझदारी था। खिलाफत आंदोलन क्या था, मुस्लिमों का आंदोलन था। खिलाफा जो मुस्लिम जगत का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता था, खलीफा, उसका सत्ता फिर से मिल जाए, उसके लिए खिलाफत आंदोलन था। उस खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दे दिया। इतना नहीं, उस आंदोलन का राष्ट्रीय नेता गांधी जी बन गए, चेयरमैन बन गए। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिमों का सहयोग चाहते थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने करा था सपोर्ट। फिर 1920 में भारत असहयोग आंदोलन, सभी ने असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके अलावा 1942 में 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा जो पढ़े हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना करके लिख दीजिए, 12-15 लाइन में हो जाएगा कि गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। इन्होंने इन आंदोलनों के द्वारा देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबका आंदोलन पॉइंट बना करके थोड़ा सा चर्चा हो गया, बात खत्म। अच्छा, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का, भारत विभाजन के क्या कारण थे, बहुत सारे। तो आप लिख सकते हैं भारत विभाजन के कई सारे कारण थे, है ना। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना, मोहम्मद जिन्ना का महत्वाकांक्षा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं भारत का, है ना, मतलब एक अलग राज्य का, अलग तानाशाही रवैया अपनाओ। मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा, धार्मिक कट्टरता, देश में अस्थिरता, है ना, अंग्रेजों का षड्यंत्र, है ना, बहुत सारे कारण थे। तो इन सारे कारणों को थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर दीजिएगा। मेन मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा थी, है ना, धार्मिक कट्टरता, इसके कारण देश का विभाजन हुआ। तो ये रहा कहानी पूरा। आप देखिए, हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके माध्यम से हम कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसको आप समझिए, पूरा वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए, और घर पे जो एक चीज़ फिर से करें, जो 5 साल का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो 2 बार रिपीट है कम से कम, उस पूरा को पढ़ जाइए, समझ जाइए, है ना। वो सब आपको पूछेगा इस सब्जेक्ट में, उसको पढ़िए, अपने भाषा में लिखना है। अब पहले वही क्वेश्चन को लिखना जो आपको पहले ढंग से आता हो, फिर दूसरा उसी तरह से जो शुरुआत में बताएं। ध्यान से सुनिए, समझिए। ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो इसी चैनल पर 4 को वीडियो ऑब्जेक्टिव का है, उसको पढ़िए, समझिए, फिर जाकर के सब्जेक्टिव सेक्शन में आए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर के 1 महीना बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए, पढ़िए, समझिए। चलिए।